अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और कल पहले एलिमिनेटर मैच में जो है कामयाबी हासिल की। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी कल के मैच में। और कल जो है टॉस जीता कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने और पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। और एक अच्छा माकूल स्कोर कह सकते हैं कल कराची किंग्स ने जो है स्कोर किया। 190 रन स्कोर किए कल के मैच में पहले खेलते हुए कराची किंग्स ने। और लाहौर कलंदर्स को 191 रन का टारगेट दिया इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। डेविड वार्नर की अगर बात करें तो पिछले 2-3 मैचेस से वो थोड़ा सा जो है रन करते दिखाई दिए। कल के मैच में भी उन्होंने 75 रन स्कोर किए। उसके अलावा खुशदिल शाह जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर वो बड़ी तेज़ रन स्कोर कर रहे हैं और उन पर काफ़ी तनकीद भी माजी में होती रही जब उन्हें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो है टीम में शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी खुशदिल शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग और बॉलिंग दोनों के अंदर। फिर एक ऐसा बैटर जो उभर कर अब सामने आ रहा है जिसने अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाया है, इरफान खान नियाजी। 16 रन बनाने में ज़रूर कामयाब हुए कल, और लेकिन बारी अच्छी खेलते दिखाई दिए इरफान खान नियाजी। और उसमें हम अगर बात करें, क्योंकि खुशदिल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले मैच में भी खुशदिल ने बड़ी अच्छी इनिंग का मुजाहरा किया था। और एक माकूल स्कोर जिस तरह यहाँ पर हमने देखा कि करने में कामयाब रही कराची किंग्स की टीम। और 190 रन जहाँ 20 ओवर में बनाए, 191 के टारगेट के लिए जब वसूल के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम उतरी तो वहाँ पर लाहौर कलंदर्स के इनफॉर्म बैट्समैन फ़खर जमान ने 47 रन स्कोर किया। लेकिन उसके बाद जब विकेटें उनकी गिरी तो उसका थोड़ा सा प्रेशर आया था, लेकिन इस प्रेशर को जो है ख़त्म किया अब्दुल्ला शफीक ने। और अब्दुल्ला शफीक ने कल ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेले और उसके बाद बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही उनकी इस मैच में। 65 रन कल के मैच में वो बनाने में कामयाब रहे। और हमने देखा कि जहां उन्होंने 65 रन की बारी खेली ना, ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने अच्छे स्ट्रोक खेले, बड़े स्कोर खेले। और चारों ग्राउंड के जो चारों पोर्शंस हैं वहां अपने अच्छे स्टाइल और अपने स्टाइल की बदौलत और अपने बेहतर शॉट्स की बदौलत उन्होंने तमाम बॉलर्स को चौके भी मारे और छक्के भी मारते रहे। कुशाला की बात कर लें तो 30 रन की बारी वो खेलने में कामयाब रहे। राजा पार्सन ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 23 रन बनाई उन्होंने। और कराची किंग्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो हसन अली 2 विकेटें लेने में कल के कामयाब हुए। हसन अली ओवरऑल कल के मैच में अगर हम देखें तो कराची किंग्स के बॉलर एक बड़े स्कोर कह सकते हैं कि वहाँ बचाने में अपने नाकाम रहे। हसन ने कुछ बॉलिंग अच्छी की, लेकिन 2 विकेटें थे जहाँ उन्होंने हासिल की। लेकिन फवाद अली जो इमर्जिंग प्लेयर है उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। गो के कम रन बनाने में वो कम बॉल्स कराने में जो है हमने देखा कि रन कम दिए उन्होंने। और जहाँ पर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो वहाँ पर साथ देने के लिए उनका कोई मौजूद नहीं था। कल हमने यही चीज़ें देखी। कराची किंग्स को कल के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 विकेटों से लाहौर कलंदर्स की टीम कामयाब रही। और आज यहाँ पर लाहौर कलंदर का तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और आज देखते हैं कि कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। और इस मैच में जो टीम कामयाबी हासिल करेगी वो फाइनल खेलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स से। और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। इन सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बात करने के लिए आमिर सरफराज साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो थैंक्स आपका। और सबसे पहले तो क्योंकि अब इख्तितामी लम्हात चल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, टीम भी पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस हो चुकी है। कुछ अच्छे प्लेयर्स को शामिल किया गया है, कुछ अच्छे प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को भी जो है कुछ को शामिल नहीं किया गया। अब सीनियर जूनियर का हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका फराहम किया गया है आमिर साहब, लेकिन कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लास्ट अगर लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रही कल के मैच में। जी शहजादा साहब, कल यकीनी तौर पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। और लाहौर कलंदर के जो बैट्समैन थे उन्होंने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त अपने इब्तिदाइये में फरमाया कि जो कराची किंग्स ने टारगेट पोस्ट किया था वो कम नहीं था, बहुत डिसेंट, बहुत रीज़नेबल था। लेकिन जो खुसूसी तौर पे मैं तारीफ़ करूँगा अब्दुल्ला शफीकी की, जिन्होंने शानदार किस्म की बैटिंग की। और उनके अलावा भी दीगर बैट्समैनों ने जिसमें फ़खर ने गालिबन 28 गेंदों पे 47 रन स्कोर किए। और दीगर जो बैट्समैन थे, कुशाला ने 30 रन स्कोर जी बहुत यूज़फुल इनिंग थी। और आप देखें कि जिस तरह की ये इनिंग्स हैं
यही इनिंग्स लैग करती हैं हमारी नेशनल टीम के अंदर कि जहां हमारे पास 2-2, 3-3 छोटी छोटी इनिंग्स ज़रूर होनी चाहिए जिसमें जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस का हो, तभी हम इस पोजीशन में आते हैं कि हम कोई मैच जीतने की पोजीशन में जाएं। और मैं जितनी तारीफ़ करूं लाहौर कलंदर्स की उतना कम है, क्योंकि उनका गालिबन मोराल भी जो है वो डाउन था। वो जिस तरह से वो खेलते रहे माजी के अंदर, उनका जो परफॉर्मेंस रही है और शुरू में जो टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो परफॉर्मेंस जो थी वो इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही थी। और उन्होंने एक अच्छा मैच पहले भी लूज़ किया था जो उन्होंने जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसे मौके पे जहां जीत डू एंड डाई वाली पोजीशन थी, वहां उन्होंने उस मैच को जीत कर और अपना एक जो है वो मोराल भी बुलंद किया और आगे जाने का मौका मिला। और अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द फेवरेट टीम जो कि कराची किंग्स की थी, वो इस वक्त टूर्नामेंट से बाहर हो गई। चले टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कल एक ऐसे बैटर बड़ा नुमाया नजर आया। कल मैंने देखा कि उसने ग्राउंड्स के चारों तरफ जो है आमिर साहब शॉट्स बड़े अच्छे खेले, शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी। अब्दुल्ला शफीक ने ग्राउंड के चारों तरफ खेले और फिर जिस तरह उन्होंने बॉलर्स को चौके मारे, हर मैच में हम ये नहीं कह सकते हैं कि छक्के से रन होता है। कल उन्होंने जिस तरह में छक्के भी मारे, चौके भी मारे ग्राउंड के चारों तरफ, दिलकश इनिंग कह सकते हैं अब्दुल्ला शफीक की। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा कि अब्दुल्ला बड़े भरपूर अंदाज में फॉर्म में नजर आए कल। यकीनन मैंने भी ये बात की, आपने भी बात की अपनी जो गुफ्तगू के अंदर कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनकी इनिंग ने, जहां फ़खर ने और नईम ने कुछ रीज़नेबली गुड स्टार्ट दिया था, खुसूसन फ़खर की जो इनिंग थी वो बहुत शानदार थी, लेकिन उसको जो आगे लेके चले और कंटिन्यू किया है और जो मोमेंटम बना हुआ था उसको ना सिर्फ मेंटेन किया बल्कि इम्प्रूव किया, वो अब्दुल्ला शफीक थे। और फिर पीछे जो उनकी जो कसर थोड़ी बहुत रह गई थी, जो रिमेनिंग बैट्समैन उनके आए, वो उन्होंने आके उसको पूरा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नज़र नहीं आया कल अब्दुल्ला शफीक की इनिंग पे। लेकिन थोड़ी सी बात करें यहाँ पर हारिस रऊफ़ की। कल 3 विकेटें उन्होंने ज़रूर हासिल की। हारिस पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्शन हुए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है। तो हारिस को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नसीम शाह का साथ मैसर है। तो कुछ सीनियर्स प्लेयर्स के साथ हम बांग्लादेश के इस सीरीज़ में जा रहे हैं। आप इससे कबल मेरे शो में जब मौजूद थे तो आपने कहा था कि जूनियर्स प्लेयर जो मैरिजिंग प्लेयर हैं उन्हें मौका देना चाहिए। हमने मोहम्मद हारिस को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भेजा, कोई ख़ास कारकर्दगी हारिस की नज़र नहीं आई। इस पाकिस्तान सुपर लीग में भी हारिस कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? आपके पास होम सीरीज़ थी, यहाँ आपके पास साद बेग मौजूद थे, यहाँ आपके पास रोहेल नज़ीर मौजूद थे, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते थे हसीबुल्ला को, लेकिन आपने नहीं किया। तो हमारे पास डाउनफॉल तो यहाँ पर आ रहा है विकेट कीपर का भी। अगर रिजवान को आपने आराम का मौका दिया तो नौजवान विकेट कीपर को आपको मौका देना चाहिए था। आपने यहाँ पर साहबजादा फरहान के आगे लगा दिया विकेट कीपर, एज ए विकेट कीपर टीम में वो शामिल हुए हैं। तो शायद साहबजादा को भी प्रेशर होगा कि अगर मुझे किसी मैच में मौका भी मिला तो दोहरी जिम्मेदारी होगी उनके ऊपर कि वे विकेट कीपिंग भी कर रहे होंगे और बैटिंग भी कर रहे होंगे। तो यहाँ आप समझते हैं कि यहाँ पर साहबजादा फरहान भी थोड़ा सा प्रेशर ले लेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे इन्फॉर्म बैटर हैं साहबजादा फरहान। यकीनी तौर पे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक सीरीज़ के अंदर जब हमारे पास हारिस को हमने कंटिन्यू किया है और वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, गो के मुझे नहीं लगता कि अगर हारिस इस वक्त टीम में आते हैं तो वो इनिंग्स का आगाज़ कर सकेंगे, क्योंकि साइम जो हैं वो वापस आ चुके हैं, फ़खर जमान जो हैं वो टीम में ऑलरेडी मौजूद हैं, हसन नवाज भी ओपनिंग करते रहे हैं, हसन नवाज करते रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो असल परफॉर्मेंस जो निकल कर आई है और जो उन्होंने मेच्योरिटी शो की है वो लेट मिडिल ऑर्डर के अंदर की है, और मुझे लगता है कि उनको 4-5 नंबर के ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए। और जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, तीसरे ओपनर हमारे पास साहबजादा फरहान भी मौजूद हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है कि साइम, फरहान और फ़खर की मौजूदगी में हारिस जो हैं वो 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करेंगे और हसन नवाज़ और ये आपस में पोजीशन को स्विच करेंगे या जो भी मौके की मुनासबत से जाएं। और एक चीज़ और भी है कि अब देखना ही है कि साइम ने ज़ाहिर है ओपन ही करना है, वो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बाजी में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, गो कि वो इस PSL के अंदर थोड़े से बुझे रहे और 3 डिसेंट इनिंग सिर्फ खेल सके, उसके अलावा वो कोई ना बड़ी इनिंग खेल सके ना वो अपनी टीम के लिए कोई मैच विनिंग इनिंग खेल सके। लेकिन बहरहाल 3 डिसेंट इनिंग उनकी शामिल है और उन्होंने बताया कि मेरी क्या क्लास है। अच्छा, अब इनकी मौजूदगी में मुझे लगता है कि फ़खर जमान और साइम को ही ओपन करना चाहिए। लेकिन एक क्रिकेट के अंदर चीज़ और होती है कि राइट और लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फील्डिंग टीम को डिस्टर्ब कर देता है, और चूंकि इनफॉर्म है फरहान, साहबजादा फरहान जो हैं,
तो मैं चाहूंगा कि जहां जब बाबर साहबजादा और के साथ रिजवान मोहम्मद हारिस को आप भेजें। साहिबजादा के साथ साइम जो है वो ओपन करें, और फ़खर जमान को कि वो स्पेशलिस्ट हैं, सबसे सीनियर हैं, सबसे काबिल भरोसा हैं, वो 3 नंबर पे बैटिंग कर लें। और उसकी वजह ये है कि जब रिजवान ने और बाबर ने अनजस्टेडली उसको ओपनिंग स्लॉट को ऑक्यूपाई किया था, तो ये 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, कभी 5 पे कर रहे थे, कभी 3 पे कर रहे थे। तो फिर भी इनको, और ये इतने सीनियर प्लेयर हैं कि ये अपने आप को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 नंबर के ऊपर अगर ये बैटिंग कर लें तो हमारा लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन आगाज से आएगा, और जो फॉर्म है उसको हम इनकैश कर सकते हैं साहबजादा फरहान की भी, और साइम इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे, वो बड़े प्लेयर हैं। और एक बात इसमें ये मैं ऐड करता चलूं कि जिसको भी मौका दें पूरा दें, उसको बता बड़ी के अच्छी बात दें, है, रोल जिसको दें। भी मौका दें पूरा दें। आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे प्रोड्यूसर ने कहा है कि थोड़ा सा ब्रेक भी ले लें, तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं एक दफ़ा फिर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स और कुछ प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं उनके हवाले से, और मज़ीद क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था और जहाँ पर लाहौर ने कामयाबी हासिल की। एक अच्छा स्कोर वार्नर ने इस विकेट पर आप समझते हैं कि इनकी टीम ने बना लिया था, लेकिन कराची किंग्स के जो बॉलर्स हैं आमिर सरफराज साहब, हमने देखा कि वो इससे कबल मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे। कल शायद ऐसा लगा कि अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, कुशाला के सामने जो उनकी बॉलिंग बेबसी की तस्वीर नज़र आई। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कल बहुत आला पाए की बैटिंग लाहौर कलंदर्स ने की, और कराची के बॉलर्स खुसूसी तौर पे आप ये देखें कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर मीर हमजा ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी, ख़ास तौर पे नए बॉल के साथ वो, और हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को भी वो ख़ातरे में नहीं लाए, और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक डिसेंट स्कोर को चेस किया, और जो कि आसान नहीं था। और प्रेशर के अंदर जब एक डू एंड डाई पोजीशन हो और तकरीबन वो आपके लिए क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है, एलिमिनेटर 1 जो है, तो वो वहाँ पे उन्होंने जो फतह हासिल की है, उनके जो बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी है वो बहुत मिसाली है। आमिर साहब इसी पे आऊँ, बैट्समैनों की पे आप बात कर रहे थे, बैटर्स पे बात कर रहे थे। कल एक मिच्योर जो बैटर होता है कितना फ़र्क डाल देता है। आप देखें कि किसी के शॉट से अगर सिलेक्शन पता हो दूसरे बॉलर्स को कि इसकी कमज़ोरी यहाँ है, तो वो आसानी से बॉलर उन्हें आउट करने में कामयाब हो जाता था। लेकिन हमने देखे कि कल अब्दुल्ला शफीक को क्योंकि वो मैच्योर बैटर हैं और जहाँ उन्हें बॉल मिली है, चाहे वो लूज़ बॉल क्यों ना हो, अच्छी बॉल क्यों ना हो, उन्होंने शॉट्स खेले हैं उस पर। ऐसा ही है। और जो अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है वो पाकिस्तानी विकेट या होम जो सिचुएशन जो कंडीशन है उसके अंदर बड़ी बेहतर समझी जाती है एज़ कम्पेयर टू सो मैनी अदर बैट्समैन जो हमारे इस वक्त सर्किट में या सर्किल में चल रहे हैं। तो जो उनके बारे में मशहूर था गो के वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी यानी फीके फीके से रहे हैं, उनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो नज़र नहीं आई हैं। लेकिन ये जो इनिंग उन्होंने खेली है मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है इस सिचुएशन के अंदर, इस मोड़ के ऊपर, इस टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पे जिस जगह पे इन्होंने आगे रन्स किए हैं वो। अच्छा, प्रेशर आमिर साहब हमने देखा कि कहीं पर भी लिया नहीं उन्होंने, इतने बड़े रन को वो चेस करने जा रहे थे। देखिए हम तो इसी बात पे रोते थे, आप हमारे जो ना जख्मों को कुरेद रहे हैं यहाँ बैठ के, कि आप जो कल लाहौर की जो बैटिंग रही है आप उसकी बैटिंग को मिसाल बनाकर टेस्ट केस के तौर पे नेशनल टीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि विकेटें भी अगर गिर जाएं तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मोमेंटम बना के चलें, आप अपने ऊपर दूसरे बॉलर्स को हावी ना होने दें, मुखालफिन चाले चलेंगे, विकेट का अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उनके फील्डर उनको बैक करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उनको अपनी एग्रेसिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ नलीफाई करना है, और आपने जो है उनके प्लान को डिस्टर्ब करके
और टीम को लेके चलना है। अगर आप देखें कि फ़खर जमान ने जहां वो विकेट के सामने बहुत अच्छे शॉट मारते हैं, कल उन्होंने वो जो फ्लिक टाइप के शॉट होते हैं, जो स्कूप टाइप के शॉट होते हैं, वो भी तेज बॉलर पे लगाए और जो है वो डेफिनेटली वही वो शॉट थे कि जिसने फर्क डाला। और अगर आप वो इस तरह के शॉट्स नहीं खेलते और एक T20 का जो फ्लेवर है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा नहीं उतरते तो मैच हार चुके होते। चले मैच हार चुके होते हैं यहाँ पर लाहौर की टीम, लेकिन कल बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। और ख़ासकर अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त हम बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो अली रज़ा हमारे साथ साबका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अली रज़ा साहब, सबसे पहले तो थैंक्स है आपका वक्त देने का। और सबसे इम्पोर्टेंट रहा है कल के बॉलर्स में, क्योंकि अब से कुछ देर कबल आमिर सरफराज साहब थे और वो बॉलर से बड़ा जो है मिसाल के साथ बात कर रहे थे और ख़ासकर उन्होंने मीर हमजा की बात की। आप भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते रहे हैं माजी में, तो आपको कितना फ़र्क नज़र आया T20 क्रिकेट के अंदर मीर हमजा की दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री? और आप समझते हैं T20 तर्ज पर सिर्फ विकेटें ही नहीं, रन को मेंटेन करने वाला बॉलर भी हमें चाहिए, और मीर हमजा के अंदर ये क्वालिटी आपको नज़र आई? अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, बहुत शुक्रिया मेहमान को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीर हमजा ने प्रूव किया है कि ये वाला सीजन और इससे पिछले सीजन में काफी 2 सीजन में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और वो जो है ना महंगे बॉलर नहीं साबित हो रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी बॉल कर रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर रहे हैं। तो ये तो उनकी क्लास है, उन्होंने काफी कमबैक किया, इम्प्रूव किया और जो कराची की टीम के तकरीबन स्ट्राइक बॉलर भी बन के सामने आ गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात आपने बॉलिंग की, तो देखे ना बॉलिंग से ही तो फर्क आया है कि लाहौर जीती है। आप ये देखें शाहिनशाह अफरीदी और आरिफ रऊफ ने जो बॉलिंग की हैं, किसी बैट्समैन को लंबा रुकने नहीं दिया, उन्होंने जो क्वालिटी बॉलिंग की, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक आध उनके कैच भी छूट गए, दोनों के 3-3 आउट होते। तो यहाँ पे हमारे बॉलरों में, कराची के बॉलरों में ये फर्क आया कि बॉलिंग में बहुत फर्क। अब्बास आफरीदी उस तरह से कामयाब बॉलर नहीं रहे, तो बॉलिंग टू बॉलिंग हुआ था। तो यहीं पे आप आगे भी देख लें कि बैटिंग में लाहौर ने जिस तरह रन चेस किए हैं बहुत ही इजीली। अब्दुल्ला शफीक की इनिंग को किस तरह देख रहे हैं आप? कल बड़े मिच्योर होकर वो चारों तरफ खेल लेते ग्राउंड में। अब्दुल्ला शफीक तो जैसी बात है, लाहौर कलंदर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो हमेशा से ही वो परफॉर्म करते हुए आए हैं। और दूसरी बात है उनका नंबर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे किया और जो उनकी मतलब जो प्लानिंग की उस प्लानिंग पे पूरा उतरे। उन्होंने 5 छक्के मारे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर हैं वो ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलते हैं। उन्होंने बैटिंग स्टाइल चेंज किया, स्ट्राइक अपना काफी अच्छा रखा स्ट्राइक रेट, और उन्होंने जिस तरह बैटिंग की लगी रहा था अब्दुल्ला शफीक है। तो ये दो चीजें थी जो सामने आई जो लाहौर कलंदर जीती है। तो अब्दुल्ला शफीक की शानदार है। आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक बांग्लादेश के खिलाफ है, टूर में उनका नाम शामिल नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा यहाँ पर उतार दिया कराची किंग्स के बॉलर्स पर? देखो गुस्सा तो खैर कोई नहीं उतारता, बस वो प्लेयर कोशिश करता है कि जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा करूं और टीम को मैच जिता दूं, फिनिश अच्छा करूं। तो उन्होंने फिनिश करके दिखाया, रिक्वायरमेंट पूरी की। देखिए ये तो हर प्लेयर चाहता है कि मैं अच्छा बेस्ट दूं, तो उन्होंने कल बेस्ट करके दे दिया। जो होता तो आप देखें ना, लाहौर जीत गई है, कराची हार गई है, यही फर्क आया उनकी। चले यही फर्क है। हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पर आमिर सरफराज साहब यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम का अनाउंस हुआ उस पर थोड़ी बात कर रहे थे। आमिर सरफराज साहब मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी बात करते हैं। हुसैन तलत पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर पर, हसन नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर देखिए अगर आप बैटिंग के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं ना, तो इस वक्त अली रजा जो है ये पूरे फॉर्म में है। अभी इन्होंने अपनी टीम को 2 मैचेस जितवाए हैं, 5-5 6-6 छक्के मार के। तो आप जो है अली रजा को इस बात से चले पहले अली रजा से पहले बात है। अली रजा आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं, और वेटरन लगता है, आपने भरपूर अंदाज में एंट्री कराई हुई है अपनी। अरे नहीं सर, बस वो हो गई। असल में मैं 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच है वो। सर 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच होना कोई आसान बात नहीं है। कंटिन्यू आप 2 मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई का और आपका। देखें असल में मसला ये है कि क्रिकेट तो हमने काफी खेली, अल्लाह का शुक्र है, एक्सपीरियंस है। असल में मैं ऑफिस बच्चों की अकेडमी बनाई है, अभी भी मैं अकेडमी में हूँ, अलमोसिन क्रिकेट अकेडमी। वहाँ थोड़ी बैटिंग करने लगा हूँ तो थोड़ा सा बल्ला चलने लगा। बाकी हम ऐसे प्लेयर थोड़ी हैं। तो आमिर भाई की मोहब्बत है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे दे, तो हमारी टीम माशाल्लाह अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या होता है
चले आप लाइन पे ही हमारे साथ रहे। आमिर सरफराज साहब, बात हो रही थी मिडिल ऑर्डर पर, और जिस तरह हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, हसन नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और खासकर हम खुशदिल शाह पे बड़ा इंतजार करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी, क्योंकि इस वक्त सबसे इन फॉर्म मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास खुशदिल शाह है। यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस पाए की वो बैटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लेट ऑर्डर के अंदर एक कमी होती थी, हम कभी मोहम्मद आसिफ को ट्राई करते थे, हम कभी आसिफ अली को करते थे, ये जो अपना फिर अभी हाल ही में हम अब्दुल समद को इस्तेमाल किया, हमने अब्दुल समद को भी किया, और एक आपका जो वो चाचा क्या नाम है, इफ्तिखार जो है, हमने ट्राई किया, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन उनके सक्सेसफुल ना होने की वजह और फेलियर के पीछे सबसे बड़ा मसला ये था कि ऑन एन एवरेज उनको पूरे मैच के अंदर 8-10 से ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलती नहीं थी। वो क्या उसमें सेट होंगे, क्या रन करेंगे और क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उस जमाने में हमारे खाली हुई है यहाँ पर बाबर की और रिजवान की, किस तरह पूरी करेंगे इन दोनों को ऑटोमेटिकली जो है आप ये समझ लें कि टॉप ऑर्डर के अंदर बासानी फ़खर जमान अल्लाह ने चाहा तो साहबजादा फरहान और साइम मौजूद हैं, और उसके बाद हारिस उनको सपोर्ट करने के लिए, इवन हसन नवाज भी, जो मेरा दिल चाह रहा है कि परफॉर्म करे ना। वाइस कप्तान को आप शायद भूल गए हैं, शादाब का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सर, उनका रोल है ना, बैटिंग में वो तवज्जो दे रहे हैं, वो देते रहे, वो जुल्म करेंगे पाकिस्तान से खेल के, आज भी अल्लाह उनको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करवाए। गुस्से पे हैं आप? गुस्से नहीं, देखिए आप मुझे बताएं उनकी टीम में जगह है, यहाँ पर आप नाइंसाफी या तो किसी ऐसे प्लेयर के साथ, हसन नवाज का जो फॉर्म है इस वक्त, हुसैन तलत का जो फॉर्म लगा हुआ है इस वक्त, आपने अभी पूछना चाहा था, खुशदिल शाह का जो फॉर्म लगा हुआ है, अशरफ का फॉर्म, इवन फ़हीम अशरफ जो कर रहे हैं, तो क्या इन चारों की मौजूदगी में वो डिजर्व करते हैं टीम में होना? जब आपके पास 4 प्लेयर, ये आपको मैंने बता दिया, जो ऑलराउंडर टाइप के और अच्छे बैट्समैन हैं और एक्सप्लोसिव हैं, इनके साथ आपके पास मोहम्मद हारिस हो, आपके पास फ़खर जमान हो, साइम अयूब हो और साहबजादा फरहान हो, तो ये 8 प्लेयरों के बाद शादाब की जगह कहाँ बनती है सर टीम में? मुझे आप सिर्फ ये समझा दीजिए। चलें, इसी का थोड़ा सा जवाब में जो है अली रजा से भी ले लेते हैं। अली रजा साहब, सरफराज यहाँ पर थोड़ी शादाब की बात कर लें, और शादाब वाइस कप्तान है, और थोड़ा सा यहाँ पर गुस्से में आमिर सरफराज साहब दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी तो जगह नहीं बनती है टीम के अंदर। आप क्या कहेंगे इस पे? आमिर भाई की बात सही है बिल्कुल, लेकिन बात देखें, जिस तरह से शादाब बॉलिंग में आए थे, पाकिस्तान का एक वेपन बन के आए थे, शुरू में उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस करी, उनकी अंदर वो बॉल वो दिख नहीं थी, वो क्वालिटी, वो T20 की हद तक ही रह गए। जो उनका वेपन था गुगली बॉल करना, जो बड़ा शार्प होकर अंदर आती थी, तो वो बॉल उनकी अब वो दिखती नहीं है, तो बैटिंग पे ज्यादा जोर लगने लगे। लेकिन देखिए, यंग है और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन वो कमबैक तो कर जाएंगे। लेकिन शादाब को थोड़ी सी बॉलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट है, बैटिंग तो बाद में आती है। बैटिंग तो इन्होंने इस्लामाबाद में आके थोड़े रन वन करने शुरू कर, तो ऑलराउंडर आ गए। देखिए, ऑलराउंडर बनने के लिए ना शुरू से बंदा तैयार होता है, जैसे पाकिस्तान के अब्दुल रज़ाक हैं और भी बहुत बड़े बड़े अजहर महमूद हैं, तो वो होते हैं। मेन चीज एक चीज होती है, आपकी एक चीज पक्की होनी चाहिए, बॉलिंग। तो शादाब के साथ ये मसला है, ना वो बॉलिंग प्रॉपर कर पा रहे हैं ना बैटिंग कर पा रहे हैं। इसी पे थोड़ा बॉलिंग भी तो लास्ट मैच, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 42 किए, 4 आउट किए। जो बात अभी अली रजा ने कही है ना, वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनकी प्राइमरी जॉब जो है वो है बॉलिंग करना। अगर वो एज ए बॉलर नाकाम हो रहे हैं, या उनकी वाजिबी सी परफॉर्मेंस है, या वो अप टू द रिक्वायर्ड मार्क नहीं है, तो उनकी जगह को देखने के लिए, उनकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि उनके बॉलिंग स्टैट्स क्या हैं। आज वो कुछ आउट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सर कहाँ कॉन्फिडेंस उनका है, कहाँ उनकी जो इकोनॉमी को आप देखते हैं, कहाँ उनकी जो बॉल की जो काट है जिस पे निशानदेही की कि ना उनका गुगली तेज आ रहा है, ना उनका बॉल में वो काट है। अभी तो ये मतलब देखें, ये जो PSL का जो बयार है, आपको पता है कि इसके अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल का बड़ा प्लेयर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो अगर 8 और 9 रन की एवरेज से, अगर या 10 रन की एवरेज से वो अपने इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, तो उनकी जगह कैसे बनती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि क्या अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो अपना कोटा भी पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, या उनको एज ए 6th बॉलर खिलाएंगे आप? इस पर मैं थोड़ी सी, आमिर सरफराज साहब बड़ी अच्छी निशानदेही कर रहे हैं, और हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी वो बॉल करते हुए नजर आए, लेकिन थोड़े से जो है अपने आप को बचाते रहे वो। मैंने देखा टेलेंडर्स के सामने वो कभी आ जा रहे थे, कभी जब बड़े शॉटे मार रहे थे बैटर्स, तो वहाँ वो बॉलिंग करने नहीं आ रहे थे। और अली रजा साहब, आपकी तरफ आऊँ और इसी पे मैं पूछूं कि वो अपने आप को क्यों बचा रहे हैं?
देखिए मैं आमिर भाई की एक बात को मैं जरा कंटिन्यू करूंगा। देखिए द ग्रेट वसीम अकरम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उन्होंने अपनी बॉलिंग को फर्स्ट हमेशा रखा है, जो कि 257 रन करने वाला टेस्ट प्लेयर में, जो कि वर्ल्ड कप का जो है फाइनल का मैन ऑफ द मैच हो बैटिंग बॉलिंग से, लेकिन उन्होंने बॉलिंग को ज्यादा फोकस रखी है। और अगर वो बॉलिंग छोड़ के अगर बैटिंग पे कर रहे तो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर तो हो जाते, लेकिन वो वसीम अकरम नहीं कहलाते। इसी तरह मैं शादाब पे भी आता हूँ, शादाब को बॉलिंग पे फर्स्ट करना चाहिए फोकस, ताकि वो बॉलिंग करें और बॉलिंग के बाद बैटिंग होती है और उनका एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। तो ये बात है। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या कह रहे थे आप? चला, मैं दूसरा यही पूछ रहा था कि अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, क्योंकि आपने भी कहा कि वो काट नजर नहीं आ रही, वो गुगली जो है अब शादाब की नजर नहीं आ रही मैचेस के अंदर। और मैंने खुद भी देखा है कि बहुत से मैचेस में वो अपने आप को बचा रहे हैं, बॉलिंग करने से कतरा रहे हैं बैटर्स के सामने। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, फास्ट बॉलर और राइट आर्म लेग स्पिनर दोनों स्ट्राइक बॉलर होते हैं। अगर ये डर के बॉल करें तो सामने वाली टीम पे भी वो स्ट्राइक बॉलर नहीं कहलाएंगे। देखिए शादाब जो है जैसे बॉल कर रहे थे, तखलैन के बाद हमें एक अच्छा स्पिनर मिल गया था जो कि ना स्ट्राइक बॉलर के लेवल पे गेंदें कर रहे थे ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में, बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वो चीज उनमें वो चीज दिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ना बॉलिंग जो है स्लीपर पे ज्यादा शुरू कर दी है। ना लेग ब्रेक हो रही है उनकी, ना उस तरह की कोई गुगली होती है, ना उनकी बॉल के अंदर थोड़ी सी स्लाइड हो, तेज तेज बॉल करने लगे। तो वो थोड़ा सा ना बैकफुट पे बॉल कर रहे हैं। असल में जो बॉल होती है, जिस तरह उन्होंने शुरू में जो बॉल करी थी शादाब ने, तो वो उनकी बॉल में वो वैरायटी नहीं दिख रही। उनको आके बीच में आके यासिर शाह ने आके उनको अच्छा परफॉर्म करके उनको बताया, फिर भी वो उन्होंने इंप्रूव नहीं किया, क्योंकि जिस तरह के वो बॉलर आए थे उस तरह की उनकी अंदर वो इंप्रूवमेंट हो ना बैट्समैन 50% बैट्समैन होगा, 50% बॉलर। तो एक चीज फोकस होती है। देखिए ऑलराउंडर में भी ना, चले एक चीज फोकस होती है यहाँ पर। अली रजा साहब आपकी तरफ वापस भी आएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू भी करेंगे और पाकिस्तान सिलेक्शन पे भी बात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम अनाउंस हुई है उनमें जो प्लेयर्स को शामिल नहीं किया गया उन पर ज़रूर हम बात करेंगे। और इस वक्त ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। और आमिर साहब, बात हो रही थी हमारी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ पे भी, और कुछ हमने देखा कि यहाँ पर एक दो लड़कों को चांस मिला जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म किया, दौरे न्यूजीलैंड में भी मौजूद थे। लेकिन तीन ऐसे प्लेयर्स जो मैं समझता हूँ कि उन्हें कंटिन्यू अब चांस देना था। अब्बास आफरीदी को टीम से ड्रॉप किया गया। आपके पास स्पिनर्स की कमी है, सुफियान मुकीम ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। फिर एक और उभरता हुआ अंडर-19 सदस्य और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अली रज़ा मौजूद है। तो अली रज़ा के हम नाम हैं, अली रज़ा वो भी टीम में शामिल नहीं है। देखें, मैं समझता हूँ कि अभी अगर उनकी जगह बनती थी ना तो वो हारिस रऊफ़ की जगह बनती थी। हारिस रऊफ़ को जो है थोड़ा सा रेस्ट कराना चाहिए था ताकि उनका दिमाग और उनकी फ़िटनेस जो है वो रीगेन करें, इम्प्रूव करें और उसके बाद फिर बड़े इवेंट के अंदर हमारे लिए अपनी परफॉर्मेंस के बाद दस्तयाब हों। और हमारे पास इस वक्त अगर हमने जहाँ एक बड़ा डिसीजन लिया कि शाहीन को टीम में नहीं रखा, तो मैं समझता हूँ हारिस रऊफ़ भी नहीं होना चाहिए था। और अगर आप यंगस्टर्स की जैसे बात करते हैं, अली रज़ा का आपने नाम लिया, उस लड़के को अगर आप खिला नहीं रहे हैं तो उस लड़के के अंदर चूंकि एक पोटेंशियल नज़र आ गया है, तो हमें चाहिए था कि हम उसको पाकिस्तान की टीम के साथ रखते, ग्रूम करते और उसको लेके चलते। जब वो पाकिस्तान की प्लेयर्स के साथ और दीगर हवालों के साथ वो वहाँ पे चलता, तो मेरा एक सोचना ऐसे है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी टेक्निक जो है, उसने खुद ही इम्प्रूव हो जाना चाहिए था। तो डेफिनेटली अगर ये फैसला होता कि उसको टीम में रखा जाता तो वो शायद हमारे लिए चले वो ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आता। अली रजा हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। अली रजा, बात हो रही है यहाँ पर तीन प्लेयर्स की जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं दिया गया।
और अब्बास उसमें मौजूद हैं, सुफियान मौजूद हैं, फिर अली रज़ा को भी मौका नहीं दिया गया। आपके हमनाम बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा ऑलराउंडर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उसे मौका दिया गया, लेकिन इंजरी की बिना पर वो टीम से बाहर हो गया और उसने परफॉर्म पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक अच्छा किया हुआ है। अहमद दानियाल के हवाले से क्या कहेंगे? और जिस तरह मैंने देखा कि लास्ट मैच में परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर अहमद दानियाल, उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से काफी परेशान रखा फखर जमान को। जी देखिए, मैं आमिर भाई की बात से इत्तेफाक करूंगा। आमिर भाई ने जो बोला ना कि हारिस को बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए। देखिए, वॉलंटियर तौर पे आपको बैठना चाहिए, क्योंकि आपने अली रजा इतना अच्छा फास्ट बॉलर है, उसको कब मौका देंगे? क्या पीएसएल के लिए थोड़ी रखा? इसी तरह एक प्लेयर था, मतलब प्लेयर है माशाल्लाह, शाहनवाज दानी। देखिए, उसने पीएसएल में बड़ा परफॉर्म किया और सारी जगह टूर करके एक चांस नहीं मिला। अब कहाँ गया वो? चलो इसी पे आपसे कंटिन्यू मजीद और भी करेंगे, और इसी को सवाल का जवाब जो है मैं आमिर सरफराज साहब से भी लेंगे, क्योंकि आपने शाहनवाज दानी की बात कर ली और इंटीरियल के जितने प्लेयर हैं उनके साथ मैं समझता हूं कि शायद अब जाती होती हुई दिखाई दे रही। शाहनवाज 3 साल तक टीम के साथ रहे, उन्हें मौका नहीं मिला। फिर हमने देखा अब्बास को भी इसी तरह आप रख रहे हुए हैं, पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ T20 बॉलर थे, उसे भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह शाहनवाज दानी के साथ हुआ। फिर जाहिद महमूद आपके पास थे, बड़े अगर बात कर लें तो इंटीरियर से बहुत से ऐसे प्लेयर है। ये जो जातियों का सिलसिला होता है, क्या समझते हैं आपके सिर्फ ट्रैवल करा दिया जाए टीम के साथ और फिर जब उनका कैरियर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे तो फिर साइड लाइन लगा दें हम? हेलो जी अली रजा साहब। जी देखिए, बात सुने, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शाहनवाज दानी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बन के आया था और उसको तकरीबन ना मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई चांस नहीं मिला, और डोमेस्टिक और आईपीएल वगैरह पीएसएल खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे, तो काफी गैप आ गया। अब इसी तरह अली रजा को जाया नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात में एक और कंटिन्यू करता हूँ। अभी पाकिस्तान में जो है ना पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 चल रही है, उसमें एक शाह रजा एक बैट्समैन है जिसने रमजान में जो है ना बड़ी सेंचुरियां की हैं और 171 रन भी किए थे रमजान टूर्नामेंट। अभी 2 सेंचुरियां या 3 सेंचुरियां मार चुका है उसे पैटर्न ट्रॉफी में, और वो जैसा अभी 15 बॉल पे 55 रन करते हैं आखिरी मैच में, क्वार्टर फाइनल में उसने किए, और बहुत अच्छा ओपनर बैट्समैन है, और 100 किए, 42 बॉल पे 100 किए, 82 बॉल पे, मतलब बहुत अच्छा है। उसको किसी फ्रेंचाइज ने लिया। मेरा अपना पर्सनल वो होता है कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले शाहजेब कहां गए, जिन्होंने 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी? मैं यही तो बता रहा हूँ कि प्लेयर तो बहुत है, लेकिन वो चांस का इंतजार में, क्योंकि हमें चांस मिल जाए, तो चांस नहीं मिल रहा था। मैं जिन को जानता हूं मैं तो उनको हाईलाइट करूंगा। तो देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट को राइट टाइम पे अगर चांस मिल जाए तो प्रूव करेगा ना, परफॉर्मेंस करेगा। चले राइट टाइम पे मौका मिल जाए। अली रजा हमारे साथ ही रहे। आमिर सरफराज साहब इसी पे कंटिन्यू करते हैं। शाहजेब कहाँ है आपके पास? फिर कोई अच्छा क्वालिटी स्पिनर, या तो फ्रेंचाइज ने कोशिश नहीं की, या पाकिस्तान मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लोग होते हैं उन्होंने आगे लाने की कोशिश नहीं की उन नौजवान स्पिनर्स को? देखिए, बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मतवातिर कुछ मौक़ों पे उनको खिलाया गया, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके। मुझे जो सबसे बड़ा मतलब सदमा है, 2 मैचों के अंदर 20-20, 25-25 रन साद बेग ने आके किए, और उन्होंने जो अपना कॉन्फिडेंस, जो टेक्निक, जो फुटवर्क, जो क्लास शो की, वो बहुत जबरदस्त थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, और अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। अगर वो कुछ खेल जाते तो मुझे लगता है कि उनको शायद एज ए स्टैंड बाय पाकिस्तान की टीम के अंदर इस वक्त एक गैप सा जनरेट हो रहा है, वो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते थे। इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर हैं कि जिनको अंडर 19 लेवल के ऊपर मौका दिया, माजी के अंदर भी खेले हुए हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई तसलसल नहीं है। शाहनवाज दानी का जिक्र किया, बहुत अच्छा पोटेंशियल थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा अच्छा करैक्टर भी थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वो क्रिकेट से ज़्यादा दीगर एक्टिविटीज़ में लग गए, और उसके बाद उनका जो फोकस था क्रिकेट से वो हटकर टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे और दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ चला गया। और उसके बाद हसन अली भी करते हैं उसके बाद जो है वो कम से कम उनकी परफॉर्मेंस तो बैक करती थी ना। और अगर आप गौर करें तो हसन अली भी अब बहुत अरसे के बाद उन्होंने आके परफॉर्म किया है। अदरवाइज वो एक जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके बाद से उनकी कारकर्दगी के अंदर आपको तसलसल नजर नहीं आ रहा था, और जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के अंदर लीक विंग्स थे, ही वाज वन ऑफ देम। हारिस रऊफ, और ये आप किसी को कितना ही पेस पे चढ़ा दें, किसी को कितना ही प्रोजेक्ट कर दें, उनके स्टैट्स, उनके नंबर्स बताते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है। और अगर आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो ये
मैं समझता हूं कि दुनिया की किसी और टीम के अंदर अगर ये होते तो आज इनमें दोनों में से कोई भी टीम में नहीं होता, क्योंकि एक आध दफा इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। एक कायज़म ट्रॉफी में गालिबन इन्होंने सेंचुरी भी की, हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, 5 आउट भी किए उस मैच के अंदर, और उसके बाद फिर वो वापस टीम के अंदर आए। लेकिन ये जो तसलसल हमें चाहिए ना, कि जो एक मैच्योर इनिंग खेलने वाला, एक मैच्योर परफॉर्मेंस करने वाला, वो बहुत ज्यादा लैग किया इन लोगों की परफॉर्मेंस में। और यही बुनियादें हैं हमारे पाकिस्तान की नेशनल टीम की शिकस्तों की और तबाही की, कि आप रिलाय करते हैं कि जी आज आके मोहम्मद हारिस रन करेगा, या मिसाल के तौर पे जो है वो धानी आउट करेगा, या हारिस रऊफ आउट करेगा, या कंटेन करेगा, या हारिस ये अपना हसन अली करेगा, और वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। यानी कि तसलसल नहीं है। चले एक तसलसल पे काफी बातें आपने की शुरू में भी, और उसी तसलसल पे बात कर लेते हैं। अली रजा साहबजादा फरहान को किस तरह देखा? तसलसल से पूरा टूर्नामेंट खेलते रहे, डोमेस्टिक सीजन उसी तरह खेला, नेशनल T20 उसी तरह खेला, और फिर आकर पाकिस्तान सुपर लीग भी उसी तरह खेला है उन्होंने। अब दुआ करें कि जब उन्हें दोबारा मौका मिलना है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, तो इसी तसलसल को वो बरकरार रखे और आमिर सरफराज भाई की जो बात है ना, उसको वो समझ जाए। देखिए बिल्कुल सही है, साहबजादा फरहान ने तो बहुत अच्छा कमबैक किया। उनको इंटरनेशनल में चांस मिला था, उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया। और लेकिन अली उनको नंबर 4 पे बैटिंग करा रहे थे, उनका जो नेशनल नंबर है वो उस पर बैटिंग नहीं कर रहे थे। आप प्लीज इसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए सर, नंबर 4 पे बिल्कुल सही बैटिंग करा रहे हैं। देखिए नंबर कोई सा भी हो, प्लेयर जो होता है ना वो अपने आप को ना शो कर देता है किसी भी नंबर पे। देखिए उन्होंने जो है ना अभी इस PSL में डोमेस्टिक क्रिकेटर जो अगर बैटिंग अपनी स्टाइल चेंज किया है, और जो लूज बॉल को जैसे स्ट्रोक खेलते हैं, और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आके जो ना कॉन्फिडेंस उनके अंदर मुझे बहुत दिखा। और जो कहावत है ना कि लोहा गर्म है चोट लगा दो, लोहा ठंडा हो जाता है, तो असल में जिस तरह लोहा तो अली रजा के लिए भी गर्म है, उन्हें क्यों नहीं चोट लगाई जा रही? अली रजा यही तो मैं बता रहा हूँ कि असल में बांग्लादेश टीम, जाहिर सी बात है हमारी टीम अच्छी है, बांग्लादेश के खिलाफ उसको चांस देना चाहिए था अली रजा को। और अली रजा जिस तरह से बॉल कर रहा है, जिस तेज से कर रहा है, देखिए गैप नहीं आना चाहिए प्लेयर को। प्लेयर फॉर्म में, उसकी फॉर्म से फायदा उठा है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में ये होता है, जो परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में उसको फौरन टीम पे लेके आ जाते हैं बस, और उसी को कंटिन्यू रखते हैं, 4 से 5 एक आध सीरीज खिलाते हैं, नहीं चलता तो फिर दूसरा प्लेयर आता है। तो अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की अली रजा। इससे आमिर भाई से भी मैंने यही बात की कि हमने इस इवेंट के अंदर हमेशा हम देखते कोई ना कोई रॉट आइलैंड हमें नजर आ जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 तक हमने देखा, 10 भी अभी जारी है। अब आप समझते हैं कि इसमें रॉट आइलैंड कोई नजर आया आपको कि वो मुस्तकबिल हो सकता है? आप देखिए मोहम्मद हारिस इसी की पैदावार है, शहनशाह अफरीदी इसी है, हारिस रऊफ इसी की हैं, तो कंटिन्यू नवाज बहुत अच्छा प्लेयर। देखिए हसन नवाज को तो आपने जो है चांस दे दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, कोई रॉट आइलैंड ऐसा निकल कर आता, हमेशा निकल कर आया। फवाद अली एक ऐसा बॉलर नजर आया है आपको, समझते हैं कि वो इन फ्यूचर बड़ा अच्छा मौका मिला तो कारकर्दगी दिखाएगा? देखिए फवाद अली भी अच्छे बॉलर है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने, मैं अभी इसके नवाज के ऊपर आता हूँ। नवाज ने बहुत कड़क 100 किए थे, बहुत अच्छे 100 किए थे, तो नवाज को एक आध 100 देना चाहिए कि नवाज ऐसा प्लेयर है, उसने यहाँ भी PSL में भी परफॉर्म किया, यंग है, और पाकिस्तान की जैसे जो असल में पाकिस्तान की बड़ी चले आखिरी आज का मैच कौन जीतेगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं अब। मेरे को तो भाई साफ बात है, आज का मैच लाहौर ही दिख रही है। चले लाहौर जीत रही है जी, मुझे भी फेवरेट लाहौर लग रही है। और एक जुमला मैं बोलना चाहूंगा, एक पेशावर जर्मी का लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, माज शायद नाम है, माज सदाकत जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। अगर पाकिस्तान उसको संभाल के चले तो वो भी एक फ्यूचर, और हमारी यहाँ कह रहे हैं कि फ्यूचर में माज सदाकत भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करता है, और शो किया उसने, जहां पर बैटिंग अच्छी की वहां बॉलिंग भी अच्छा करता दिखाया। अली रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दोनों हमारे जो मेहमान थे ना, एक टेलीफोन लाइन पे अली रजा और आमिर सरफराज दोनों फेवरेट दे रहे हैं लाहौर कलंदर्स को। और लाहौर कलंदर्स की अगर मिसाल आप माजी में देख लेना, प्ले ऑफ के लिए जब भी उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो टाइटल जीतती दिखाई दी है। उम्मीद करते हैं आज का मैच भी बड़ा तगड़ा होगा, जो भी टीम जीते फतह पाकिस्तान की होगी। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान